अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे जाएंगे, दैट इज सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में सबसे पहले एक रैशनल नंबर को डिफाइन करना पड़ेगा कि मतलब ये इतना इजी नहीं कि नेचुरल नंबर की तरह बोल दिया कि 1 2 3 4 5, होल नंबर की तरह 0 1 2 3 4 5 इंटीजर्स की तरह बोल दिया। जैसे आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को बहुत ही ईजिली लिख सकते हो, ठीक है, मतलब उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको बता सकते हो। रैशनल नंबर में पहले आपको रैशनल नंबर को डिफाइन पहले करना पड़ेगा, पहले उसको डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के बाद फिर आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो कि कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? एनी नंबर in the form of p by q, where p comma q belongs to z but z is not equal to 0, sorry, एनी रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करना है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p comma q belongs to z but q cannot be equal to 0 is called रैशनल नंबर। तो अभी आप देख रहे हो कि जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बोल रहा है कि कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होगा वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ z, दे आर इंटीजर्स, मतलब इट इज इंटीजर अपॉन इंटीजर। रैशनल नंबर इज नथिंग बट इंटीजर अपॉन इंटीजर। जहां पे जो इंटीजर डिनोमिनेटर में आएगा इट शुड नॉट बी जीरो, जो इंटीजर डिनोमिनेटर में आएगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो और q जीरो हो गया तो आपको ये मालूम है, मैथ्स का ये बेसिक रूल है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हुआ तो द होल नंबर बिकम्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना कि जब भी आप कोई भी नंबर p अपॉन क्यू, a अपॉन बी, m अपॉन n के फॉर्म में लिख रहे हो तो जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होगा वो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए, जीरो गलती से भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स से हमने 1 को डिवाइड किया 3 से, 1 अपॉन 3, सो इट्स इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अपॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इट्स अ रैशनल नंबर। -2 upon 7, negative upon positive integer, so it is a rational number. 6 upon -5, rational number. -13 upon -12, so all these numbers are rational numbers. okay, सारे numbers क्या हैं? rational numbers हैं। अच्छा, सपोज मान लो कि हमने कोई एक इंटीजर लिया, तो जब मैं इंटीजर बोल रहा हूँ तो वो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होल नंबर भी है। हाँ, तो अगर सपोज मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया तो वो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर लिया 7, सिर्फ 7 लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये होल नंबर भी है और ये एक नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो मैं 7 को 7 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, वेरी सिंपल। 7 को हम 7 अपॉन 1 लिख रहे हैं तो ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। अगर ये नंबर p बाई क्यू फॉर्म में आ गया तो हमें ये ध्यान देना है कि जो p और q है दोनों इंटीजर्स होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 7 को 7 अपॉन 1 लिखा तो 7 इज ए इंटीजर एंड 1 इज ऑल्सो इंटीजर, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर अपॉन इंटीजर एंड द इंटीजर विच इज इन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी जो इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर जो कि होल नंबर और नेचुरल नंबर भी है तो वो एक रैशनल नंबर भी होगा। सो हम ये बोलेंगे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए इंटीजर। अच्छा, सपोज मैंने कोई नेगेटिव इंटीजर लिया, जैसे मैंने लिया -9, तो -9 को भी हम -9 अपॉन 1 लिख सकते हैं।
तो वंस अगेन p बाई क्यू, वंस अगेन इंटीजर अपॉन इंटीजर, एंड द इंटीजर विच इज़ इन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। मतलब एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो इसका मतलब, और अगर हम जीरो की बात करें, सपोज जीरो को हम ले लेते हैं, तो जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं, वंस अगेन p बाई क्यू। अच्छा, p बाई क्यू में देखो p कैन बी जीरो, मतलब अगर आप कोई भी नंबर जैसे x/y के फॉर्म में लिख रहे हो तो x का वैल्यू जीरो हो सकता है बट y का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। x कैन बी जीरो, राइट। न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो इस बात का ध्यान देना आप लोग। तो हमने ये देख लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब वो रैशनल नंबर होगा। कोई भी नेगेटिव इंटीजर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी रैशनल नंबर होगा। एंड अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो को भी हमने 0/1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q विच इज़ 1 हियर विच इज़ इन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है। सो इसका मतलब ये हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। हाँ देखो, यहाँ पे एक बात का ध्यान दो, यहाँ पे अभी हमने रैशनल नंबर्स को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो, इसको लीस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम लीस्ट फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। इसे डिनोट करने के लिए आपको रूल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूल मेथड में आपको पता है कि जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर आने वाला है उन सभी एलिमेंट को कॉमन फॉर्म में यहाँ लिखना होता है। तो वो जो एलिमेंट है वो रहेगा, मान लो x, फिर सच दैट, एंड दैट x इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, राइट। एंड दिस p एंड q आर integers but q is not equal to 0, राइट। तो इस कलेक्शन का हर एक मेंबर x के फॉर्म में होगा और हर एक x किस फॉर्म में होगा? p अपॉन q, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस कलेक्शन का हर एक एलिमेंट जिसको हमने x से डिनोट किया वो एक रैशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल Q से। सो कैपिटल Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो हमने अभी सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिफाइन कर दिया और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ओके। और इंटीजर्स के कलेक्शन के अंदर नेचुरल नंबर और होल नंबर भी आते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, सपोज एक सेट डिफाइन किया जो कि इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और बड़ा सेट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेट होगा? ये होगा सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो z है इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड ऑफ q। सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके पहले हम क्या बोल सकते हैं कि जो z है इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ होल नंबर्स एंड होल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अभी आप सीक्वेंस देख सकते हो, natural number is a subset of whole number is a subset of integers is a subset of rational numbers. So that's all about the rational numbers. अच्छा हाँ, इसमें अगर क्विकली मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये पूछा गया कि द लार्जेस्ट रैशनल नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट रैशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड, नोबडी कैन डिफाइन कि सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर वो भी नॉट डिफाइंड। तो लार्जेस्ट रैशनल नंबर एंड स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बोथ आर नॉट डिफाइंड। अब ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर, तो आंसर इज इनफाइनाइट। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो कौन से टाइप का सेट है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रैशनल नंबर्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सपोज हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं, दो एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक लेता हूँ 5/2 और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 1/3, ठीक है। चलो मैं -1/3 लिया। अगर मैंने आपको बोला कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप डेसिमल में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो।
5/2 का इक्वलेंट फॉर्म क्या आएगा 2.5, और -1/3 का इक्वलेंट फॉर्म क्या आएगा -0.333333। कितनी बार आएगा? इन्फिनिट टाइम्स। ओके, तो दोनों रैशनल नंबर ही है, इनको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये देखो कि 5/2, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? कितने आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर कमिंग? ओनली 1, एक ही डिजिट आ रहा है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आए? ये वाले एग्जाम्पल में तो आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद देयर आर इन्फिनिट डिजिट्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स में अगर उन्हें हम डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर उनको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या होगा? दो पॉसिबिलिटी है। डेसिमल फॉर्म में या तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। तो ये दो केस होगा। अच्छा, अगर ये 5/2 वाला जो एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे मैंने 5 के बाद, आपको मालूम है कि यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये बोलो कि चलो यहाँ भी इन्फिनिट डिजिट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा है मालूम है? वो जो जब भी किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में आप लिखते हो, राइट, तो डेसिमल के राइट में जैसे कोई नंबर आपने लिखा, फॉर एग्जांपल 23.45, ठीक है, 6798। अब मैं इसके बाद 0 ज़ीरोज़ लिखते जाऊं, तो ये जो 0 ज़ीरोज़ लिख रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, तो सबसे राइट में जो नॉन जीरो डिजिट आया, ठीक है, सबसे राइट वाला जो नॉन जीरो डिजिट है, जैसे ये 8 है, तो 8 के बाद आप कितना भी जीरोज लगाओ, ये इन्फिनिट टाइम तक करते रहो, तो ये सभी जो जीरोज है इनका कोई मतलब नहीं है। तो इट्स बेटर कि हम ये जीरोज को कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी डेसिमल फॉर्म में, किसी डेसिमल नंबर में, जैसे 6.27000925 ऐसे आ गया। अब यहां देखो, यहां पे आप देख रहे हो 7 के बाद 2 जीरोज आ गए। अब ये जो 2 जीरोज आ रहे हैं, उसके बाद भी देर आर नॉन जीरो डिजिट्स। अच्छा, अभी मैं अगर 5 के बाद मान लो 0 जीरोज अप्लाई करूंगा, तो 5 जो है सबसे राइट साइड का आखिरी नॉन जीरो डिजिट है, द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो उसके बाद जितने जीरोज आएंगे वो सब कुछ, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर उनको हम नहीं भी कंसिडर करेंगे, अगर उनको हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 जीरोज आ रहे हैं 7 और 9 के बीच में, वो सिग्निफिकेंट है, उनको कंसिडर करना पड़ेगा, उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उनको कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको ये ध्यान देना कि डेसिमल नंबर आप देखते हो, अगर आपने लिखा कोई, तो डेसिमल के बाद जो सबसे राइट में पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा, ठीक है, राइट का सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट, सबसे आखिरी वाला नॉन जीरो डिजिट, सबसे लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद जो भी जीरोज रहेंगे उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ये कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आप पहले एग्जांपल में कितने डिजिट्स आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, और इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो डेसिमल फॉर्म बनेगा उसमें डेसिमल के बाद आइदर वी विल गेट फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स और वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। और एक और बात का ध्यान दो, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे तो वो जो डिजिट्स हैं उनमें एक पैटर्न बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 3 3 3 आते जा रहे हैं, राइट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ डेसिमल फॉर्म के, मतलब रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है उसके कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखो सब लोग यहाँ पे। तो हमने देखा कि दो पॉसिबिलिटी है, डेसिमल के बाद या तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे या फिर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, राइट। अगर सपोज डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए, ओके, तो कैसे एग्जांपल है? जैसे 6.27 6.729 -3.8907 -40.2358। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में
ऐसा भी हो सकता है 0.235 और ये इन्फिनिट टाइम्स तक आएगा, ठीक है। या फिर -3.121212 एंड सो ऑन, या फिर 10.0936, फिर 0936, 0936 एंड सो ऑन। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, दो टाइप के डेसिमल नंबर्स लिखे हैं। एक डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आ रहा है, यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ पर है, और ये जो दूसरे सेक्शन है इसमें जितने भी डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं इसमें डेसिमल के बाद दे रहा है इन्फाइनाइट डिजिट्स। तो फर्क क्या है कि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। लेकिन इस सेक्शन में देखो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होने के साथ साथ आप एक देख रहे हो कि डेसिमल के बाद एक पैटर्न बन रहा है। जैसे ये पहला एग्जाम्पल में 235 235 235 बार बार आ रहा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद इन्फाइनाइट डिजिट्स तो है लेकिन 1 2 1 2 1 2 ये ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में 0936 0936 0936 ये ग्रुप भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो पहला जो टाइप ऑफ नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये जो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, राइट। और ये जो सेकेंड सेक्शन है यहाँ पे डेसिमल के बाद इन्फिनिट डिजिट्स आ रहे हैं और वो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम 0.235 बार लिख रहे हैं। मतलब ये 235 का ग्रुप है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 235 मेनी टाइम्स हमने क्या किया 235 लिख के उसके ऊपर बार लगा दिया। तो ये समझाता है ये कि ये 235 अभी बार बार रिपीट होगा। जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3.121212 इन्फिनिट टाइम्स। तो मैंने 3.12 लिखा, 12 के ऊपर बार लिख दिया। यानी जो ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होगा वो ग्रुप को लिख दो और उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। और जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें 10.0936 0936 ये बार बार आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा उसको बार बार नहीं लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ दैट मैं एक ही बार लिखूंगा और उसके ऊपर हम क्या करेंगे बार अप्लाई कर देंगे। तो मतलब वो जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब सेकेंड ये जो एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं जो सेकेंड सेक्शन में लिखा हुआ है राइट साइड में, इसमें इन्फिनिट डिजिट्स तो आ रहे हैं लेकिन वो डिजिट्स के बीच में क्या हो रहा है एक पैटर्न बन रहा है, वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब डेसिमल नंबर सिस्टम में जब डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद इन्फिनिट डिजिट्स आएंगे और वो इन्फिनिट डिजिट्स जो आ रहे हैं उनमें एक पैटर्न अगर बार बार रिपीट होगा तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं, सच डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। These are called recurring decimal numbers. Okay. So these are recurring decimal numbers. तो इस तरीके से हमने देखा कि रैशनल नंबर जो है उसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दो टाइप के डेसिमल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ट्री डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में। ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जब डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ डेसिमल फॉर्म। तो दो ही टाइप का डेसिमल फॉर्म मिलेगा। एक पहला टाइप जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसका मतलब डेसिमल नंबर में भी जो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का होगा वो रैशनल नंबर है और जो डेसिमल नंबर रिकरिंग टाइप का होगा वो भी रैशनल नंबर है। यानी एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड एवरी रिकरिंग डेसिमल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो इसके साथ हमने रैशनल नंबर वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इरैशनल नंबर्स में फटाफट आ जाते हैं हम लोग। तो इरैशनल नंबर्स,
देखो इरेशनल नंबर्स को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, ठीक है, देर आर मेनी नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, सो द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल विल बी कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब पहली बात तो जैसे मान लो ये x है, ठीक है, अगर ये x एक कोई नंबर है, मान लो अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में, वेर p कॉमा क्यू आर सब इंटीजर्स वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि वो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है सपोज। लेकिन अगर मान लो कि कोई दूसरा नंबर y है, ये p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, सपोज ये p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो अगर कोई नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से नंबर्स इरैशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, उन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो जैसे अभी हमने नंबर्स लिए, जैसे 1 लिया, 4 लिया, 9 लिया, इसके बाद में 16, 25, दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। सो सपोज इफ यू टेक एनी नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो नंबर किसी के स्क्वायर से मिला है, 1 1 का स्क्वायर से मिला है, 4 2 के स्क्वायर से मिलता है, 9 3 के स्क्वायर से मिलता है, 16 4 के स्क्वायर से मिलता है, 121 11 के स्क्वायर से मिलता है, तो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किसी के स्क्वायर से ये नंबर्स हमें नहीं मिल सकते, दीज आर नॉट स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। और अगर हमने कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, अभी जैसे परफेक्ट स्क्वायर का रूट लेते हैं हम लोग, 1 का रूट क्या आएगा, 1 क्या है, रैशनल नंबर है। 4 का रूट क्या आएगा, 2, मतलब +2 और -2, तो पॉजिटिव नंबर्स ले रहा हूं मैं। 4 का रूट अगर हम लेते हैं 2, तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 क्या है, रैशनल नंबर है। 9 का रूट 3 रैशनल नंबर है। 4 का रूट 16 का रूट 4 रैशनल नंबर है। 25 का रूट 5 ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसका आप रूट लेते हो, तो इट विल बी अ रैशनल नंबर। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और उसका आपने रूट लिया, तो यू विल गेट अ इरैशनल नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर का रूट रैशनल होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट इरैशनल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 का रूट लिया तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा मुझे। ठीक है, 2 का रूट क्या आएगा, √2, 3 का रूट क्या आएगा, √3, 11 का रूट √11, सिमिलरली √5, √7, ये सब क्या है, इरैशनल नंबर्स हैं। दीज ऑल आर इरैशनल नंबर्स। इनको आप किसी भी तरीके से p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अगर आप बोलो कि चलो रैशनलाइज करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए √3 लिया, ठीक है, तो मैं √3 को आप बोलोगे कि इसको √3/1 लिख दो, फिर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ओके, चलो करके देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 इंटू √3 क्या रहेगा, √3 रहेगा। आप बोलोगे p/q फॉर्म में आ गया, लेकिन q पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर में ऊपर p है विच इज 3 जो कि इंटीजर है, न्यूमरेटर में इंटीजर है, बट डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, √3 जो इटसेल्फ एक इरैशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर p/q फॉर्म है ही नहीं, मतलब ये है ही नहीं, ये p/q फॉर्म है ही नहीं। यानी आपने √3 को p/q फॉर्म में लाया, जिसमें से p तो इंटीजर है बट q इंटीजर है क्या, नहीं है, तो ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं आया। इसका मतलब √3 रैशनल नंबर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से किसी भी इरैशनल नंबर को आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब दूसरी बात ये कि सेट ऑफ इरैशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं। सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय q डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। q स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो अगर उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या मिलेगा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर। ओके,
ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम भी हो गया। अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे, विच इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का नंबर सिस्टम। हाँ, तो रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को आप डिफाइन कैसे करोगे? अगर आपके पास सपोज मान लो कोई एक रियल नंबर है, उसको अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि एनी नंबर विच इज इन द विच इज आइदर अ रैशनल नंबर और इट इज इरेशनल। एनी नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर। इसका मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स हैं या फिर जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, उनका टोटल कलेक्शन अगर हम बनाएंगे, उन दोनों का कलेक्शन बनाएंगे, तो विल गेट अ रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ठीक है, तो देखो अभी हमने रियल नंबर को डिफाइन कर दिया है। अब रियल नंबर को डिफाइन करने के बाद रियल नंबर के एग्जाम्पल्स अगर आपको लिखने हैं, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रियल नंबर के? तो कोई भी, जैसे मैंने लिया 2, ठीक है, 5/7, -8.3, -1/√7, फिर 0, 20, -100, 0.9, -31.367 बार, ठीक है, या फिर 0.235। तो ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रियल नंबर्स को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि इस रियल वर्ल्ड में, ये जो रियल वर्ल्ड है अपना, इस पूरे रियल वर्ल्ड में जो भी नंबर्स हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो भी नंबर्स यूज़ करके हम प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे वो कोई कैलकुलेशन हो या कोई एनालिसिस हो या कोई डेटा हो, ठीक है, तो जो भी नंबर्स इस पूरे रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं वो सारे रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि सेट ऑफ, अगर हमें रियल नंबर्स के कलेक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेट ऑफ रियल नंबर डिनोट अगर करना है तो कैसे करेंगे? तो सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करने के लिए सिंबल क्या है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। एंड रियल नंबर को अगर हमें, सेट ऑफ रियल नंबर को हमें अगर डिफाइन करना होगा, ये तो अभी मैंने आपको डिनोशन बताया, अब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि कैसे डिफाइन होगा। तो अभी हमने एक रियल नंबर के डेफिनेशन में क्या बोला कि नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल, है ना? तो इसका मतलब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी कहा था कि जब कोई रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर कंसिडर करेंगे वो रियल नंबर है। यानी अगर हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट को मिला दिया तो रियल नंबर बन जाएगा। मतलब सेट ऑफ रैशनल क्यू होता है, सेट ऑफ इरेशनल क्यू डैश होता है। अगर दोनों को मिलाना है मतलब क्या करना है? यूनियन लेना है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो यूनियन होगा दैट विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर सपोज मान लो इसको वेन डायग्राम से समझना है, सपोज इसको हमें वेन डायग्राम से समझना है, तो क्या करेंगे? मान लो ये हमारा हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, तो ये मैं कंसिडर करूंगा सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि क्यू डैश कहां पर है? क्यू और क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, वेर इज क्यू डैश? तो क्यू और क्यू डैश का यूनियन आर है। मतलब क्यू डैश ऑब्वियस ही बात है, इट विल बी इनसाइड ऑफ, जो क्यू डैश होगा वो आर के अंदर ही रहेगा। तो वो कहां रहेगा पता है? देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पोर्शन में अभी ये जो जो सर्कल्स आप देख रहे हो, क्यू और आर का सर्कल जो देख रहे हो, तो क्यू और आर के सर्कल के बीच में आपको रीजन दिख रहा है, राइट? वो जो रीजन है दोनों सर्कल्स के बीच में, ये जो रीजन है, ये रीजन जो है ये इरेशनल नंबर है। मतलब √2 विच इज इरेशनल नंबर, वो यहां कहीं तो रहेगा। -√5 वो यहां कहीं तो रहेगा। लेकिन अगर सपोज हम लोग को 4 लेना है तो 4 कहां पे आएगा? क्यू के अंदर। 3 लेना है तो 3 कहां पे आएगा? क्यू के अंदर। 0 कहां पे आएगा? क्यू के अंदर। समझ में आ रहा है? तो जो डायग्राम है उससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो क्यू है
जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। ठीक है, और Q के पहले वाले सेट की अगर हम बात करें तो Q इज अ सुपर सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सुपर सेट ऑफ होल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सुपर सेट, तो हम ये बोल सकते हैं कि set of n is a subset of w is a subset of z is a subset of q and q is a subset of r। तो इसको देख के हमें ये समझ रहा है कि every natural number is a whole number, every whole number is a integer, every integer is a rational number and every rational number is a real number। तो ये एक हायरार्की बन गया। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि सेट जो रियल नंबर्स है उनको हम डिनोट कैसे करते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, नंबर लाइन पे तो लेट्स से यहां पे 0 है, राइट? तो 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव रियल नंबर होंगे। तो ये जो पोर्शन है यहां पे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, 0 के राइट में जाते रहेंगे तो हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे और 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो हमें नेगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। ओके, अच्छा अभी क्वेश्चन ये पूछेगा कोई कि सबसे बड़ा रियल नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा रियल नंबर यानी द लार्जेस्ट रियल नंबर, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई ये पूछेगा कि स्मॉलेस्ट रियल नंबर कौन सा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। सो द लार्जेस्ट रियल नंबर इज नॉट डिफाइंड एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो ये नंबर सिस्टम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एवरी पार्ट फॉर द नंबर सिस्टम इज कवर्ड। जाने से पहले एक और चीज़ बता रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया था। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट हमने देखा नहीं, कि सपोज मान लो कि हमने कोई इर्रेशनल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट लिया, जैसे √2 का डेसिमल इक्विवेलेंट लिया, तो इट इज़ 1.4, इट इज़ √2 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 1.4414 एंड सो ऑन, बहुत सारे डिजिट्स आएंगे। मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स। अच्छा, तो रैशनल नंबर को जब आप किसी भी रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आएंगे और कोई पैटर्न नहीं बनेगा, मतलब ऐसा कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होगा। जैसे रैशनल नंबर में क्या होता था कि अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं, तो उसमें पैटर्न बनता है। बट इर्रेशनल नंबर में एक है कि डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स ही आएंगे। एवरी टाइम इनफाइनाइट डिजिट्स विल कम एंड देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो रिपीटेशन। ठीक है, दिस विल हैपन विथ एवरी इर्रेशनल नंबर। आफ्टर डेसिमल infinite digits will come and there is no pattern formation। okay, तो जैसे अभी √3 लिया तो इट इज 1.728 एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो नंबर आएगा। फिर से इनफाइनाइट डिजिट्स एंड नो पैटर्न इज देयर। तो ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं डेसिमल फॉर्म में, इनमें इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल एंड देयर इज नो पैटर्न, तो सच नंबर्स आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि एवरी नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर में हमने सारी पॉसिबिलिटी देख ली है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो मैं उसको फटाक से समराइज कर देता हूँ कि डेसिमल नंबर में एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो डेसिमल नंबर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो दो टाइप के नंबर्स मिलते हैं, टर्मिनेटिंग
एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि आफ्टर डेसिमल वी विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे 2.5, 3.6, 10.504, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि डेसिमल के बाद वी विल गेट इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, जब डेसिमल के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो नंबर्स में कोई रिपीटेशन होगा, कोई पैटर्न बनेगा, या फिर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो टर्मिनेट तो अगर पैटर्न बन रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को अगर हमने मतलब एनालाइज किया तो हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में इन्फिनिट डिजिट्स है, बराबर। नॉन टर्मिनेटिंग में इन्फिनिट डिजिट्स है। अब जो इन्फिनिट डिजिट्स आ रहे हैं, या तो इसमें कोई पैटर्न फॉर्म होगा या फिर कोई पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। अगर पैटर्न फॉर्म हुआ तो रिकरिंग नंबर बोलेंगे, और कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ तो नॉन रिकरिंग बोलेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप रहेगा, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अच्छा, जो रिकरिंग नंबर्स हैं, अच्छा एक काम करते हैं, अभी इसके बाद मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल बताता हूँ। जिससे टर्मिनेटिंग में क्या एग्जाम्पल आएगा, जैसे -3.672, 8.9, 0.005। सो दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग में कैसे आएगा, 1.131313 इन्फिनिट टाइम्स, -2.305 इन्फिनिट टाइम्स, ऐसे ये ग्रुप बार बार रिपीट होगा। नॉन रिकरिंग में क्या होगा, जैसे मैंने कोई रैंडमली कोई नंबर लिया, जैसे 8.76295 एंड सो ऑन, मतलब कुछ पैटर्न ही नहीं बन रहा है, मतलब रैंडमली कोई भी डिजिट आते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये देखो कि जो भी टर्मिनेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब रैशनल नंबर डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये बोला था कि एवरी टर्मिनेटिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड एवरी रिकरिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर। यानी जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उन सबको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जितने भी रिकरिंग नंबर्स हैं उनको भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, रिकरिंग नंबर भी पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिकरिंग नंबर है दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा वो होगा रैशनल, और जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा वो होगा इरैशनल। तो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोथ आर रैशनल नंबर्स बट नॉन रिकरिंग आर इरैशनल नंबर्स। तो ये था टोटल डेसिमल नंबर का समरी। तो डेसिमल नंबर में मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या होगा। उसको अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो पहले दो मेन कैटेगरी बनेगी, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी बनती है, रिकरिंग एंड दूसरा नॉन रिकरिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेसिमल नंबर। तो गाइस, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सारे नंबर सिस्टम्स का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट कर दिया है। आई होप सब लोग को नंबर सिस्टम रिकॉल हो गया होगा और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो मैंने पहले बताया था कि ये जो कैलकुलस कोर्स मैं बना रहा हूँ ये कौन से टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो वो मैंने बताए थे कि 11-12 साइंस के स्टूडेंट्स होने चाहिए, या किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम चाहे वो स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, उसके वो स्टूडेंट्स, या फिर जो एंथुजियास्टिक है कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं वो सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो मैंने नंबर सिस्टम बताया है, तो ये नंबर सिस्टम आपको पता है कि ये 9th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आपके जान पहचान में कोई 9th स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट होगा या 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा तो आप मेरा ये नंबर सिस्टम का जो वीडियो है उन तक भी पहुंचा सकते हो, उनसे भी कह सकते हो कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो उनको काफ़ी कुछ नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमने कैलकुलस का बेसिक्स कंप्लीट किया, राइट। कैलकुलस का बेसिक्स कंप्लीट करके जो पहला उसमें पार्ट था नंबर सिस्टम वो हमने कंप्लीट कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें अभी रिकॉल कर ली होंगी और कुछ नया भी समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम के बारे में एक थोड़ा सा एक हॉट टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक जो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है तो मैं उसको अलग से वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, अदरवाइज़ इसमें अगर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, तो वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर बहुत पसंद आ रहा है तो
अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे आपका बेनिफिट हो रहा है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा चैनल पर तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो सब्सक्राइबर बटन के बाजू में एक बेल आइकन होगा, तो उसको भी आप प्लीज़ प्रेस कर दो, ठीक है। और इस वीडियो को पूरे इंडिया में, क्योंकि मैं ये लेक्चर हिंदी में ही ले रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, तो जिन लोगों, जो भी स्टूडेंट्स जो हिंदी अच्छे से समझते हैं, तो उन तक ये शेयर करो। इससे आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट करो, ठीक है। तो सबसे शेयर कर दो और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बेसिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, सेट्स का बेसिक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।